रिवीजन में आज गति के नियम के क्वेश्चंस देखते हैं और ये एनसीईआरटी की ही ये प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाने से वस्तु गति करती है। जैसे कोई भी बॉडी है, मान लीजिए इसका द्रव्यमान m है, इसमें अगर हम एक कांस्टेंट फोर्स F लगाते हैं, क्योंकि नियत बल की बात हो रही है, अगर कांस्टेंट फोर्स F लगा रहे हैं तो इसका मतलब है F = ma होगा। यानी अगर F नियत है तो m × a भी नियत रहेगा, और a नियत होने का मतलब है कि जो वेग परिवर्तन है वो समान रूप से होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर बल कैसा दिया है आपको, कांस्टेंट, तो ma = हो जाएगा कांस्टेंट, और द्रव्यमान तो वैसे भी हमेशा नियत ही होगा यहाँ पे। तो a कांस्टेंट होने का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी समान रहेगी, यानी एक समान त्वरण से ही चलेगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अगला है, जब किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न होता है तब, तो ये कहेंगे कि उस पर कोई बल कार्य करता है या नहीं। ठीक है, तो ये तो कन्फर्म है कि किसी भी वस्तु में अगर त्वरण उत्पन्न हुआ है, देखिए त्वरण तभी उत्पन्न होता है जब वस्तु पे कोई ना कोई बल लगा हो, और उसका सूत्र होता है F = ma। अगर ma की वैल्यू कुछ ना कुछ है, मतलब ये डिफाइन है और इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो एक मिनट रुकेंगे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम थी इसमें। तो ये वाला है कि जब किसी वस्तु की गति में त्वरण है तो उस पर कोई बल कार्य करता है। ये निष्कर्ष कैसे निकलेगा, देखिए F = ma है, वो ये कह रहा है कि a की वैल्यू कुछ ना कुछ है, मतलब a नॉन जीरो है। यानी a अगर नॉन जीरो है, यानी ma का a = है आपका नॉन जीरो वैल्यू। तो जब a जीरो नहीं होगा तो द्रव्यमान तो हर वस्तु में कुछ ना कुछ होगा, तो a की जब यहाँ वैल्यू रखी जाएगी नॉन जीरो वैल्यू, अगर a जीरो हो सकता होता तो F जीरो होता, और a की वैल्यू अगर कुछ ना कुछ है तो फोर्स जरूर लगेगा उस पर, क्योंकि m × a का मान फिर जीरो नहीं होगा। तो इससे एक निष्कर्ष सदैव निकलेगा कि वस्तु पर सदैव कोई बल कार्य कर रहा है। ठीक है, इसमें और जो ऑप्शन थे कि पृथ्वी की ओर गिरती है, ये तो आपका भार mg के कारण भी दे सकती है, चाल में वृद्धि होगी, ये भी कंफर्म नहीं, लेकिन ये जरूर है कि अगर ma में a जीरो नहीं है तो ma की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिलेगी, और वही ma F होता है, तो F जरूर लगा होगा, और बाकी यहाँ पे जो मस्ट कंडीशन है वो F वाली होगी। ठीक है, अगला है, एक क्षैतिज सड़क पर कार की त्वरित गति उस बल के कारण होती है जो, अब देखिए अगर कोई वस्तु चल रही है तो ये कहाँ गया, अच्छा आगे हो गया। एक क्षैतिज सड़क पर कार की गति उस बल के कारण होती है जो, देखिए सबसे पहले तो ये सोचिए कि अगर कार चल रही है तो कोई ना कोई उस पर बल लगा है और वो बल उसे चला रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन के साथ चीज़ें सोचना है, कार के इंजन द्वारा बल लगाया जाता है, ड्राइवर द्वारा बल लगाया जाता है, ड्राइवर थोड़ी चलाएगा, पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है, और सड़क द्वारा। और ये सी बात है, जैसे यहाँ पे आप कोई भी कार हो, अगर हम इस तल को एकदम चिकना कर दें, एकदम μ0 कर दें, तो कार आप चलाएंगे भी तो बस पहिए घूमेंगे, आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब है आगे अगर बढ़ रही है तो यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लगा है, मतलब सही कहें तो फ्रिक्शनल फोर्स ही चलाता है, और फ्रिक्शन फोर्स किसके द्वारा लगाया जाएगा, सड़क द्वारा। कार का इंजन तो हमेशा बल लगाता रहेगा अगर स्टार्ट है तो, लेकिन अगर यहाँ घर्षण नहीं है तो कार आगे नहीं चलेगी। ठीक है, यानी त्वरित गति से आगे चल रही है, दिस मीन्स फ्रिक्शन उसको मिल रहा है, और फ्रिक्शन मिलेगा आपका सड़क के द्वारा, तो इसका मतलब होगा कि सड़क के द्वारा बल लगाया जा रहा है। ठीक है, एक फुटबॉल तथा उसी आकार के एक पत्थर के जड़त्व में से और किसका जड़त्व अधिक होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, जड़त्व मतलब होता है द्रव्यमान की माप, इनर्शिया। ठीक है, तो जड़त्व किसका अधिक होगा, पत्थर का, क्योंकि इसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। आकृति तो सेम है दोनों की, लेकिन पत्थर का द्रव्यमान ज़्यादा होने से इसका जड़त्व ज़्यादा होगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है। अगला है, किसी लिफ्ट में वस्तु को भार कम प्रतीत होता है जब लिफ्ट, तो ये आप बहुत आसानी से जानते हैं। देखिए लिफ्ट में 3 केस बनते हैं। एक केस होता है कि लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जा रही हो, और एक केस होता है लिफ्ट a त्वरण से नीचे आ रही हो, और एक केस होता है कि लिफ्ट विराम में हो या नियत वेग से ऊपर नीचे कहीं भी जा रही हो। ठीक है, v कांस्टेंट हो, ऊपर की ओर चाहे नीचे की ओर, या विराम में हो, ये दोनों एक ही केस है। इस केस में देखिए क्या होता है, प्रतिक्रिया बल r होगा और एक्चुअल वेट इसका mg होगा। अगर a बड़ा है, ऊपर की ओर गति है, तो r - mg बराबर ma होगा,
और इस केस में जो अपेरेंट वेट है आभासी भार वो होगा mg प्लस me। तो इस केस में तो देखिए बढ़ा हुआ प्रतीत होता है यार, तो हमें पूछा कौन सा है कि जिसमें कम प्रतीत हो, तो और ऐसी बात है जब नीचे आएगा तभी कम प्रतीत होता है। और समीकरण बनती है mg माइनस आर बराबर me, यानी r इक्वल टू होता है mg माइनस me। ma से ये फोर्स कम हो जाता है, तो किस केस में ऐसा होगा। अच्छा, ये ऑप्शन के हिसाब से हमें लिखना है। अगर एक ऑप्शन ये दिया होता कि लिफ्ट जब नीचे आ रही हो, अगर नीचे वाला लिखा होता तो यही वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, नियत वेग से, तो नियत वेग में तो त्वरण 0 होगा, तो ये वाला केस हो गया, यहाँ पे इक्वल रहेगा। दूसरा है नियत वेग से ऊपर जा रही हो, इस केस में भी आपको कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा जब नियत वेग से ऊपर जाएगी। यहाँ भी आपका आभासी भार mg होगा, इस केस में भी आभासी भार mg होगा। और त्वरण के साथ ऊपर जाती है, इस केस में होगा mg प्लस me, ये पहला वाला केस है। और ये चौथा ही बचा, मंदन से ऊपर जाती है। ये भी मंदन से ऊपर जाने का मतलब है त्वरण की दिशा क्या होगी, नीचे की ओर। ये ऊपर लिख दिया, तो थोड़ा सा इसको घुमाने के लिए इन्होंने ऐसा दिया है, यानी मंदन से ऊपर जा रही का मतलब एक्चुअल में कहाँ आ रही है, नीचे की ओर, क्योंकि मंदन लिखा है। ठीक है, तो नीचे की ओर गति को हम ये भी कह सकते हैं मंदन से ऊपर की ओर, ये बिल्कुल सत्य होगा। मतलब नीचे की ओर गति अगर हो रही है तो इसी को हम कह सकते हैं मंदन से ऊपर की ओर, इसी का मैथमेटिकली ये नाम हम बोल सकते हैं, क्योंकि मंदन का मतलब निगेटिव से होता है, और निगेटिव बोलेंगे तो माइनस करके बोलेंगे तो वो इसके इक्वल होगा। और ये शायद घिरनी वाला है, देखिए। चलिए मैं घिरनी वाला आपको पहले डेरिवेशन भी करा देता हूँ। इसमें एक घिरनी से 2 पिंडों को जब बांध के लटकाया जाता है, उसी पे क्वेश्चन बना है, तो पहले उसका केस समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका कोई रिजिड सपोर्ट है, दृढ़ आधार है, यहाँ से हमने एक घिरनी को बांध दिया ऐसे ही, ये कोई पुली है घिरनी, और इस पे हमने एक रस्सी पास करी दोनों छोरों से, ऐसे इसको रस्सी को लटका दिया, और इस पे इनके सिरों पर द्रव्यमान बांध दिए। तो देखो द्रव्यमान यहाँ तो m और 3m है, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि इस पे m1 द्रव्यमान बांधा है, मान लीजिए इस पे m2, तो और हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे m1 बड़ा है m2। तो जब रस्सी इससे पास होगी, यहाँ पे पर्याप्त घर्षण लग रहा है, तो ये देखिए नीचे आएगा अगर m1 बड़ा है तो, और जितने त्वरण से m1 नीचे आएगा उतनी त्वरण से m2 ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं त्वरण a है, अगर नीचे ए त्वरण से जा रहा है तो ये ऊपर ए त्वरण से जाएगा, और पूरी रस्सी एक ही है तो रस्सी में तनाव समान होगा। तो तनाव हमेशा वस्तु से दूर की ओर लगता है। m1 वाली के लिए तनाव होगा ऐसे, और m2 वाले के लिए भी तनाव होगा ऊपर की ओर। और भार तो ऑब्वियसली नीचे लगता है, इसका m1g ऊर्ध्वाधर नीचे होगा, इसका m2g ऊर्ध्वाधर नीचे होगा। अब F बराबर ma हमें दोनों पिंडों के लिए लगाना है, ऊर्ध्वाधर के लिए। ठीक है, तो m1 वाले पिंड के लिए जब हम लगाएंगे F बराबर ma, तो F की जगह पर रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और रिजल्टेंट फोर्स है m1g माइनस टी, क्योंकि नीचे की ओर गति हो रही है तो m1g बड़ा होगा, तो m1g माइनस टी बराबर m1a। इसी तरह दूसरे पिंड m2 के लिए t बड़ा होगा, तो ये आएगा t माइनस m2g इक्वल टू m2a। अगर हम दोनों को ऐड कर दें, यहाँ पे ऐड करने से देखिए ये t और t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे m1g माइनस m2g और a कॉमन लेंगे तो m1 प्लस m2 बचेगा। तो फाइनल a की वैल्यू आएगी m1 माइनस m2 इंटू जी बटे m1 प्लस m2। इसको आप याद भी रख सकते हैं। ये ओवेनिस त्वरण है, ओवेनिस इसलिए बोला गया क्योंकि जिस त्वरण से ये नीचे जा रहा है उसी त्वरण से ऊपर जा रहा है, दोनों का त्वरण सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसको हम ओवेनिस त्वरण कह सकते हैं। उसी तरह तनाव को भी हम ओवेनिस कहते हैं। तो यहाँ से सीधा निष्कर्ष निकला कि द्रव्यमानों का अंतर, ये देखिए m1 माइनस m2 क्या है, अंतर है, और बटे योग और गुणा जी। इसको आप ऑब्जेक्टिव के लिए याद भी रख सकते हैं। और जब m1 बराबर m2 होगा, देखिए यहाँ m1 बराबर m2 रखेंगे तो ये 0 आएगा, यानी उस केस में ये गति नहीं करेंगे, ये भी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अब सवाल में आते हैं, तो देखिए सवाल में क्या कहा है, एक गिरनी से m और दूसरे से कितना बांधा है 3m, तो हम सीधे अगर चाहें तो इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। देखिए द्रव्यमानों का अंतर, तो 3m और m का अंतर क्या होगा 2m, यानी ये, और बटे में क्या आता है इनका योग इंटू जी, तो सीधे ही हम आंसर पता कर सकते हैं। तो ये ऊपर बचेगा 2mg और नीचे बचेगा 4m, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 बार कटेगा, तो एक्सीलरेशन आपका क्या आएगा g/2। तो ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से आप सीधे लगा सकते हैं, अदरवाइज ये फार्मूला है जो मैंने आपको ड्राइव कराया है। और ये a की वैल्यू हम 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो यहाँ से t निकल आता है, और t की वैल्यू आती है 2m1 m2g बटे m1 प्लस m2। ये ओवेनिस तनाव होता है, दोनों रस्सियों में समान होता है। तो ये कुछ इसी तरह की ये क्वेश्चन है। ये बल वाला है कि घोड़ा कैसे चलता है, तो ये घोड़े के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, पैरों से मिलता है फोर्स। और ज़रा कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं।
ये लिफ्ट वाला भी चलिए देख लेते हैं। इसमें कह रहा है 200 किलोग्राम द्रव्यमान की एक लिफ्ट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के तेज से ऊपर जा रही है और जी की वैल्यू 10 है, तो लिफ्ट की डोरी का तनाव क्या होगा। ठीक है, तो देखिए लिफ्ट का यहाँ पे हमें सीधे सीधे क्या दिया है, तनाव, और लिफ्ट का द्रव्यमान कितना है 200 किलोग्राम, तो भार नीचे लगेगा 200 जी। ठीक है, और कितने त्वरण से ऊपर जा रही है 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगी आपकी 2000 किलोग्राम। जी की वैल्यू 10 रख देंगे और ये ए ऊपर की ओर है, तनाव ऐसे लगेगा, भार नीचे होगा। तो देखिए अब ये सी बात है, इसमें साफ साफ कह रहा है ऊपर जा रही है कितने त्वरण से, तो टी और 2 बल लग रहे हैं लिफ्ट पे, जिस डोरी से लिफ्ट बंधी है। यहाँ पे लिफ्ट का सेंस आप मानेंगे कि कोई द्रव्यमान बंधा है, ऐसे मान के चलिए, क्योंकि वही हो रहा है। इससे एक रस्सी बंधी है, इसको ऊपर खींच रहे हैं टी तनाव से, तो टी बड़ा होगा 2000 जी, 2000 की वैल्यू छोटी होगी क्योंकि ऊपर गति हो रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स होगा टी माइनस एम जी, और एम जी का मान है यहाँ पे 2000 बराबर एम इंटू ए। एम किसका आएगा, जो गति कर रहा है, गति लिफ्ट कर रही है। ठीक है, तो 200 इसका द्रव्यमान है और ए का मान कितना है 3, तो टी हो गया आपका, देखिए ये हुआ आपका 600, ये 2000, तो 2000 यहाँ आएगा और प्लस में 600 ऐड होगा, तो ये आपका आ जाएगा 2600 न्यूटन। न्यूटन इसलिए क्योंकि टी यहाँ पे हमने जी का गुणा कर दिया है और एम इंटू जी की भी मान न्यूटन ही होती है। ठीक है, यहाँ मुझे किलोग्राम न लिख के यहाँ न्यूटन लिखना चाहिए, क्योंकि ये 2000 न्यूटन है, मैंने जी की वैल्यू रख दी है। ठीक है, और अब ये ऑब्जेक्टिव है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण पे है, क्योंकि रॉकेट नोदन की कार्यविधि का मतलब है कि जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो इसमें कुछ द्रव्यमान अलग होता है, द्रव्यमान अलग होने से इसमें वेग बढ़ता है, कुछ पार्ट अलग होता है इसका, तो द्रव्यमान संरक्षण पे ही आधारित होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हैं, तो जो सीधे सीधे वाले हैं मैं उनको ना देख के कुछ, तो यहाँ पर ये डेफिनेशन भी है न्यूटन की, आप एक मान रख के इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चंस भी जनरली पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इन पर बात कर लें। चलिए, तो द्रव्यमान तक हो गया। 10th वाला देखते हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड पर आरोपित बल समानुपाती होता है। तो आरोपित बल किसके समानुपाती होता है, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार। तो देखिए समानुपाती वाली बात यहाँ पे पूछी है और ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे, तो देखिए दूसरा नियम आपने पढ़ा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स के। अब ये कह रहा है कि दूसरी नियम के अनुसार आरोपित बल समानुपाती होता है, यानी एफ समानुपाती होता है या बराबर होता है डीपी बाई डी टी के। तो यहाँ पे उसने देखिए समय की बात नहीं की। अब जरा ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आरोपित बल समानुपाती होता है संवेग परिवर्तन की, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल की, उनके द्रव्यमान और इसके गुणनफल की। तो इसमें दिया है द्रव्यमान और वेग के, तो इसमें आप संवेग देना चाहिए, तो क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है आपका आरोपित बल के बराबर। इसमें लगता है मिसप्रिंट है, ये पहला वाला ही लगाएंगे आप। ठीक है, और ये वाला देखिए, कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे क्यों खींच लेता है, तो घायल होने से बच जाए, मजबूती से पकड़ ले, तो इसमें यह है कि पीछे की ओर इसलिए खींचता है ताकि जो इसमें जड़त है, जड़त तो उसका एडजस्ट हो जाए और उसको आसानी से कैच करने में सुविधा हो। अगर नहीं खींचेगा तो गेंद रिफ्लेक्ट होके बाहर चली जाएगी हाथ से उसके, तो ये ठीक है। अब न्यूटन बल की परिभाषा दीजिए, तो एक न्यूटन को डिफाइन करने के लिए आप इस तरह कर सकते हैं। देखिए F इक्वल टू एम ए होता है, एक न्यूटन इसका मात्रक न्यूटन है, तो एम की वैल्यू अगर मैं 1 kg ले लूँ और ए की वैल्यू मैं ले लूँ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एफ आ जाएगा आपका 1 गुणा 1, तो 1 न्यूटन आएगा। तो यहाँ से पर्टिकुलर डेफिनेशन है कि 1 न्यूटन वह बल है, 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में लगाने से उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे। ठीक है, तो ये आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। बल के मात्रक क्या है, तो यहाँ पे 2-3 मात्रक लिखे हैं, तो F बराबर एम से आप इन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एक तो न्यूटन सबको जानता होगा और इसके हिसाब से आएगा kg किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है आपका MKS का, इसी को हम न्यूटन कहते हैं। और CGS का लिखना हो तो CGS में किलोग्राम भार है, डाइन है, और ये भी CGS के लिखे हैं। और 1 न्यूटन में आपके 10⁵ डाइन होते हैं, डाइन आपका CGS का है। और किलोग्राम भार को कभी अगर आपको न्यूटन में बदलना है तो जी का गुणा करना पड़ता है। किलोग्राम भार में अगर कोई वैल्यू दी है तो इसमें जी से गुणा करने पर ये वैल्यू बदल जाती है न्यूटन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। और जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको तो आप
बल और त्वरण में संबंध, तो ये सब आप जानते हैं। जड़त्व की डेफिनेशन और इनकी भी। अब हम जरा कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और ये नियम भी आपको समझना जरूरी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू होता है आवेग, यानी आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, जो फार्मूला होता है। ये आपका देखिए आवेग है पूरा और ये संवेग, तो मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देता हूँ। आवेग बराबर होता है हमेशा संवेग परिवर्तन, और आवेग की डेफिनेशन भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए आवेग का परिभाषा ये है कि जब किसी कण पर बहुत भारी बल थोड़े समय के लिए कार्य करे तो बल और समयांतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। और संवेग परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा पी। तो ये तो आपका सीधा फार्मूला हुआ। ये आता कहाँ से है? तो इसको हम देखिए यहाँ से बात करेंगे। पी बराबर क्या होता है? एम वी। अब मैं इसका टी के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ। अवकलन आप पढ़ चुके हैं। तो पी का होगा डी पी बाई डी टी और एम, और वी का होगा डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी क्या होता है? एक्सीलरेशन ए। तो डी पी अपॉन डी टी बराबर एम इंटू ए। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? एफ। इसको एफ लिख दिया। अब त्रियक गुणा करेंगे तो डी पी बराबर हो जाएगा एफ डी टी। तो ये छोटे चेंज के लिए तो डी पी बराबर एफ डी टी होगा। अगर चेंज पर्याप्त है तो इसी को हम लिखेंगे डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, जो कि यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो आप कैलकुलस से भी इसको आसानी समझ सकते हैं। और ये चीज़ें हम तब अप्लाई करेंगे जब वस्तु की टक्कर होगी, लेकिन इसका जो समय है टक्कर का वो बहुत कम होगा। कम समय के लिए ही आवेग की हमें बात करनी है। अगर समय बढ़ेगा तो फिर वो दूसरी चीज़ होगी। ठीक है, तो फिलहाल आपको याद रखना आवेग बराबर, सब यहीं से इन्होंने भी निकाला उसी तरह, मैंने कैलकुलस का यूज किया है। तो चलिए अगला है क्वेश्चन है, एक पिंड का संवेग 2 मिनट में इतने से बढ़कर इतना हो जाता है। तो संवेग में चेंज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 150 से कितना हो रहा है? 600। संवेग में परिवर्तन है। पिंड पर बल बताइए। तो बस बल की वैल्यू होती है संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है, डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। डेल्टा पी होगा 600 माइनस 150 और डेल्टा टी है आपका 2 मिनट। 2 मिनट मतलब 2 गुणा 60 सेकेंड। तो ऊपर आपका बचा 450 और नीचे आपका बचा 120, तो 45 बटे 12। ठीक है, इसका भाग दे देंगे तो आपका ये बल निकल आएगा न्यूटन में। ठीक है, 3.75। इसी तरह ये भी है। तो आपको सवालों में पहचानना है कि किस चीज़ की बात हो रही है और मामला है क्या, और सवाल पढ़ के आप आसानी से इसको जान पाएंगे। देखिए 20 गुणा की एक वस्तु पर एक बल बहुत कम समय के लिए कार्य करता है, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया है, और जिससे वस्तु का वेग 0 से बढ़कर 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो आवेग बताइए। तो यानी ये मानिए कि आप कोई वस्तु यहाँ रखी थी, एट रैंडम इस पर तेजी से कोई फोर्स लगाया है। इसका द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम, यानी 20 गुणा 10 घात माइनस 3 kg, एम के एस में चलेंगे। और कम समय के लिए आरोपित हुआ है, तो वो कम समय हम मान लेते हैं डेल्टा टी। इसमें हमने फोर्स जो लगाया है वो बहुत कम समय के लिए है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आवेग की बात हो रही है, और आवेग पूछ भी रहा है। ठीक है, तो एफ इंटू डेल्टा टी बराबर होता है संवेग परिवर्तन की। तो हमें जब आवेग पूछ रहा है तो हम सीधा सीधा ये पूरा आवेग होता है, तो बस आवेग किसके बराबर होगा? संवेग परिवर्तन। तो हम संवेग परिवर्तन ही निकाल देंगे, वही आवेग होगा, क्योंकि आपको ये चीज़ें क्लियर रखनी है। ठीक है, क्योंकि एफ इंटू डेल्टा टी हमेशा बराबर होगा एम इंटू डेल्टा वी। ये संवेग परिवर्तन है, ये पूरा आवेग है। पूरा आवेग पूछा है, बल तो हमें दिया नहीं, तो हम संवेग परिवर्तन से निकाल लेंगे, क्योंकि आवेग तो दोनों हैं। तो आवेग बराबर, अब यहाँ पे हम यानी सूत्र लगाएंगे, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, और एफ इंटू डेल्टा टी से काम नहीं बनेगा क्योंकि एफ गिवन नहीं है। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन, प्रारंभिक संवेग कितना है? शुरू में वेग 0 था, फिर बढ़ के कितना हुआ है वेग आपका? 10 मीटर। तो संवेग होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, और द्रव्यमान कितना है? 20 गुणा 10 घात माइनस 3 एम इंटू वी टू माइनस वी वन होता है परिवर्तन। ये एम तो सेम रहेगा, तो एम ये रखा मैंने, और V2 की वैल्यू है 10 और V1 की वैल्यू है 0। प्रारंभिक वेग 0 था, तो 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये 0.2। अब आवेग का मात्रक क्या होगा, या संवेग का लिख दीजिए, न्यूटन इंटू सेकेंड। तो ये 0.2 आपका आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू रख के। और मात्रक भी आपको दिक्कत कर रहा है तो आप तेजी से देखिए ऐसे कर सकते हैं। एफ इंटू डेल्टा टी होता है आवेग, एफ का क्या है? न्यूटन, और डेल्टा टी का क्या है? सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। यहाँ से भी देख सकते हैं। और वो वाला मूल मात्रक लिखना हो तो सबका मान अलग अलग रख देंगे। अगर हमें मूल मात्रक लिखना है तो एफ का क्या होता है? एम इंटू ए से किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और टी का क्या होगा? सेकेंड। तो एक मात्रक हम किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकेंड ये भी लिख सकते हैं।
अगला है निम्न बल समय के लिए आवेग का परिमाण। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एफ और टी का ग्राफ दिया है, आपको पूछा है आवेग। पहले तो हम ये समझते हैं कि आवेग क्यों देगा और कितने समय के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी एक्स वाई एक्स पे भौतिक राशियाँ नापी जाएँ, और मान लीजिए जैसे यहाँ आप नाप रहे हैं वाई, अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, यहाँ नाप रहे हैं कोई राशि एक्स, तो अगर हमें ये पता करना हो कि क्षेत्रफल से क्या मिल रहा है तो हम वाई और एक्स का गुणा करते हैं, और जो भी भौतिक राशि की विमा आती है वही ये प्रदर्शित करता है। और अगर हमें प्रवणता से देखना हो तो हम इनका भाग देते हैं वाई बटे एक्स, और जो भी भौतिक राशि का मात्रक आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आपको कह रहा है बल समय का हमें दिया है ग्राफ। देखिए ये एफ है यहाँ पे और ये टी है सेकेंड में, और बल न्यूटन में। तो कह रहे हैं कि आवेग का परिमाण बताओ इस ग्राफ में। तो ग्राफ में देखिए कितने समय तक के लिए हमें ग्राफ दिया है, 0 से 8 सेकंड तक। तो इसका मतलब 0 से 8 सेकंड तक आवेग पूछ रहा है। तो यहाँ पे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि अगर हमें एफ और टी का ग्राफ दिया है तो क्षेत्रफल से हमें आवेग मिलेगा, क्योंकि इनका गुणा होगा दोनों का, और एफ इंटू डेल्टा टी क्या होता है, आवेग। ये 8 सेकंड का छोटा सा ये देख लेंगे, हमें सीधा सीधा गुणा करना है। तो यहाँ पे हम इसका अगर एरिया निकाल लेते हैं वही आवेग का मान होगा। ठीक, तो अब हमारा टारगेट रहा ये पूरा एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ये वैल्यू कितनी है, 20 मैक्सिमम, तो ये दूरी इतनी हो जाएगी 20। अब हमें इसको दूरी ही मान के चलना है, वैल्यू हमें न्यूटन और इसमें एम के एस में पहले से गिवन है। ये दूरी कितनी होगी, 2, क्योंकि ये 6 है ये 4 है, 6, ये 6 इतनी पूरी है, ये इतनी 4 है, तो ये 2 बचेगा। तो ये जो आयत दिख रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 20 गुणा 2, यही लंबाई चौड़ाई होंगी अब समय और ये, क्योंकि उन्हीं का गुणा होना है। और इस त्रिभुज का देखिए निकालते हैं, 1/2 लंब कितना होगा 20, वह आधार कितना होगा 2, ये 2 अभी भी है, तो ये आएगा 20। इस त्रिभुज का आया 20 और इसका आया 40। अब ये त्रिभुज बचा पूरा, इकट्ठा एक त्रिभुज का निकाल लेते हैं। ये दूरी कितनी है 4 और ये कितनी है 20, तो इसका होगा 40। 1/2 लंब गुणा आधार, लंब है 20 और आधार है 4, तो ये भी आपका 40 आएगा, 2 बार कटेगा तो ये 40। तो टोटल एरिया हुआ 40 + 40 + 20, तो ये 100 हो गया। ठीक है भाई, पहले वाले जो बड़ा त्रिभुज है इसका 40 आया एरिया, और दूसरे वाले आयत का, इस वाले आयत का आया आपका 40, और ये जो त्रिभुज था छोटा सा इसका आया 20, और पूरा एरिया जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 100। और मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू सेकेंड आवेग का। ठीक है, तो ईजिली आप इसको समझ गए होंगे। ये आपका F बराबर ma और संवेग परिवर्तन है, इस पे हम बात कर चुके हैं। ये F = ma है, उसका फार्मूला है, वेक्टर फॉर्म भी दिया है। इसी के हम क्वेश्चंस पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं कुछ टेबल वाले और जो घर्षण वाली प्रॉब्लम है मैं यहीं पे बताऊंगा इनको। संवेग पे भी हम बात कर चुके हैं, संवेग के कुछ क्वेश्चंस हमें लेने हैं। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं ज़रा। तो ये वाला बंदूक और इसका संवेग वाला ही क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, और संवेग परिवर्तन से चीज़ें हम आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहीं हम बात करते हैं, यदि 2 वस्तुओं का संवेग बराबर है तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। और माना कि, तो हमें ये प्रूव करना है, यानी इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जब हम किसी बंदूक से गोली चलाते हैं तो सिद्ध करो जो उनमें वेग उत्पन्न होता है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब जैसे हम आपको एक बंदूक दे दें जिसका द्रव्यमान हो कैपिटल M, समझेंगे इसे, और इससे गोली निकलती है जो उसका द्रव्यमान हो स्मॉल m, तो अभी अच्छी बात है गोली का द्रव्यमान कम होगा, बंदूक का ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ये सिद्ध करवाएगा कि जब इससे गोली चलती है तो सिद्ध करो जो बंदूक का वेग होगा पीछे की ओर जर्क लगेगा वो कम होगा और गोली का वेग ज़्यादा होगा। और तो हमें यहाँ पे इस आधार पर ये दिखाना है कि द्रव्यमान जिसका कम हो उसका वेग ज़्यादा होता है यदि संवेग बराबर हो। तो ये हम इसको इस तरह प्रूव करेंगे। देखिए, और ये कैपिटल वाली चीज़ें सभी बंदूक की हैं और स्मॉल वाली चीज़ें गोली की हैं। तो इसका संवेग देखिए वेग पीछे की ओर v माना है, तो गोली का संवेग बराबर बंदूक का संवेग के केस में हमें बताना है। तो गोली का संवेग होगा m इंटू वी, वी वेग से मान लीजिए गोली निकल रही, और बंदूक का होगा m इंटू कैपिटल V। ये तो ये जो बराबर कराए, अब हम इनका रेशियो निकालें। अगर
तो देखिए यहाँ से हमें ये क्लियर है कि देखिए यहाँ पे m/m का मान आया है v/u भाग दे के यहाँ से। अब हमें ये तो साफ साफ पता है ना कि कैपिटल M बड़ा है स्मॉल m से, क्योंकि बंदूक है कैपिटल M की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं m को अपॉन में लाइए तो हम कह सकते हैं कैपिटल M/स्मॉल m 1 से बड़ा है, यानी ये चीज़ 1 से बड़ी है, तो इसको भी हम 1 से बड़ा कर देंगे। अब तिर्यक गुणा हो जाएगा ये, यानी v/u ग्रेटर देन 1। अब u का यहाँ गुणा कर देंगे तो v ग्रेटर देन u। तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा कि मैंने उल्टा लिख दिया क्या, कैपिटल M का मान स्मॉल m से बड़ा है, तो ये चीज़ 1 से बड़ी है। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, u/v है वो, रुकिएगा ज़रा, ये लीजिए, यहाँ पे ये कैपिटल V है, ये स्मॉल है, तो कैपिटल M/स्मॉल m होगा u/v। ठीक है, तो यहाँ से अब आप जब इस ग्रेटर देन 1 कराएंगे तो u इज ग्रेटर देन v आएगा, मतलब छोटी वस्तु का वेग ज़्यादा होगा हल्की वस्तु का। ठीक है, तो यहाँ से आप प्रूव करेंगे इसको जब भी होगा रेशियो से। ये भी बात आपकी हो चुकी है। संवेग संरक्षण पे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, ये वही एरिया वाला समझाया गया है, और ये संतुलन है, और ये वही गिरनी वाला है। चलिए इस भी थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, वैसे ये आप आसानी से कर पाएंगे। ये वाले केसेस मुझे देखने हैं। ठीक है, तो मैं इनको पहले अलग से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कर लेते हैं। तो इसमें हमको प्रूफ गिरनी वाले केस के बाद नत समतल वाला केस और ये मेज वाला। तो चलिए पहले मेज वाली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए किस तरह होगा। ये मान लीजिए कोई मेज है, इसके यहाँ किनारे पर गिरनी लगी है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड रखा है, ये स्मॉल m मानता हूँ, या m1 कह लेते हैं। ठीक, m1 द्रव्यमान का पिंड है और ये एक डोरी बंधी है और इससे कोई द्रव्यमान m2 लटक रहा है। ठीक, और अभी हम घर्षण यहाँ पे 0 ले रहे हैं, यानी जहाँ पे ये फिसल रहा है पिंड m1 का, वहाँ पे घर्षण 0। तो देखिए क्या अरेंजमेंट होगा यहाँ। जब आप इसको इस तरह लटका देंगे तो ऑब्वियस की बात है, यहाँ पे जब इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है तो m2 नीचे आएगा, कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई घर्षण बल नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो आप कोई भी द्रव्यमान यहाँ m2 लटका देंगे, उसकी वैल्यू कुछ भी होगी, तो आपको मैथमेटिकली ये दिख रहा है कि ये m2 इसे नीचे लाएगा। ठीक है, अगर म्यू 0 है तो ए त्वरण से ये नीचे आएगा और ए त्वरण से ये राइट जाएगा। तो यहाँ हमें बात करनी है कि डोरी में तनाव क्या होगा, इनके त्वरण क्या होंगे, उनकी वैल्यू क्या होगी, और तनाव भी पूछेगा। तो इतना अरेंजमेंट आपको देगा। तो इस तरह कहेगा कि एक मेज है जिसके किनारे पर एक गिरनी लगी है, घर्षणहीन गिरनी, और एक m1 m2 द्रव्यमान के डोरी में पिंड बंधे हैं। m1 वाले को मेज पर रख दिया जाता है जो कि चिकना है, और m2 वाले को लटका दिया जाता है। तो गति होती है, तो फिर a बताइए त्वरण और तनाव डोरी का, ये पूछेगा। तो इनको भी हम F बराबर ma से करेंगे, और बलों को पहले हमें बनाना होगा। तो देखिए m2 का जो भार होगा m2g वो नीचे लगेगा, तनाव इससे दूर होगा, हमेशा वस्तु से दूर। और इसके लिए जब हम बात करेंगे ये स्मॉल m1 वाले के लिए, m1 वाले के लिए, तो ये बताएगा कि हमें एक ही फोर्स लग रहा है और वो है T, कोई हमें खींच रहा है, ये बताएगा। पीछे की ओर कोई बल नहीं होगा क्योंकि घर्षण नहीं। तो m2 वाले के लिए समीकरण बनाएंगे और m1 वाले के लिए बनाएंगे। तो m2 के लिए ए त्वरण से नीचे आ रहा है, ये a से राइट जा रहा है, तो m2 के लिए बड़ा बल होगा m2g। तो m2g माइनस t बराबर m2a, ये समीकरण बनेगी। और m1 वाले के लिए देखिए m1 में एक ही बल लगा है और वो है आपका
ए एक्सीलेशन है बस, और कोई बल नहीं है। तनाव के रूप में ही एक बल है टी, क्योंकि यहाँ टी है तो यहाँ भी टी ही होगा तनाव, क्योंकि रस्सी एक ही है। तो इसके लिए M1 वाले के लिए F की जगह आएगा सिर्फ टी, और ये बराबर होगा M1 A के। और यहाँ पे इसका विरोध, अगर घर्षण होता तो वो वाला घटता यहाँ, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो यहाँ से आपका ये दूसरी समीकरण, तो इनसे हमें जो भी पूछेगा हम निकाल लेंगे। तो हम टी रख के ये तो यहाँ भी निकाल सकते हैं। देखिए ये टी हम यहाँ पुट कर दें तो M2G माइनस टी की वैल्यू M1A बराबर M2A। तो यहाँ से A की वैल्यू आएगी, इसको यहाँ ले आएंगे, A कॉमन लेंगे तो M2G बटे M1 प्लस M2, ये तो इस तरह इसका त्वरण निकल आएगा। अगर यहीं पे अब मान लीजिए घर्षण हो, तो घर्षण में देखिए किस तरह की प्रॉब्लम बन सकती है, मैं यहीं पे उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अलग से। तो क्वेश्चन को भी मैं लिख दूंगा। अब हम यहाँ पे मेज का घर्षण म्यू ले रहे हैं, ठीक, और ये M1 है, बाकी चीज़ें वही हैं, और ये गिरनी और ये डोरी बंधी है, ठीक, ये कोई मेज है इस तरह का, और यहाँ पे मान लीजिए है आपका M2। अब क्वेश्चन समझिए क्या है मामला। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि ये वाला है M1 का मान दिया है आपको 10 kg, ठीक, और म्यू की वैल्यू है मान लीजिए 1/2, म्यू का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अब हम क्वेश्चन यहाँ पे ये करेंगे कि M2 का वह न्यूनतम मान बताओ जिस पर M द्रव्यमान का पिंड चलने ही वाला हो, मतलब चले ना और बस चलने ही वाला हो, इस तरह कहेगा, मतलब त्वरण की बात नहीं कर रहा है। यानी क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि M2 का वह न्यूनतम मान, क्योंकि M2 का मान बहुत बड़ा होगा तो ये कन्फर्म है ये गति करेगा, घर्षण भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि M2 का वह न्यूनतम मान इस तरह आएगा, M2 का वह न्यूनतम मान जिस पर मेज पर रखा पिंड चलने ही वाला हो, इस तरह आएगा, जिस पर मेज पर रखा पिंड चलने ही वाला हो। तो हमें M2 की वो वैल्यू बतानी है। तो मिनिमम वैल्यू की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि जब जस्ट चलने वाला हो हमें उसी की बात करनी है, और अगर हम बहुत ज़्यादा द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो वो तो कन्फर्म में चलेगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिस पे जस्ट चलने वाला हो। तो देखिए यहाँ बलों को कैसे बैलेंस कराएंगे। अब यहाँ त्वरण नहीं होगा क्योंकि पिंड तो रुका ही है, लेकिन कौन कौन कैसे संतुलित होंगे। देखिए यहाँ टी लग रहा होगा, यहाँ भी टी होगा, तनाव तो होगा ही, और इसके लिए M2 वाले के लिए तो समीकरण बनेगी T बराबर M2G, क्योंकि ये रुका है, M2G को T बैलेंस करेगा, ये समीकरण 1। हमें M2 है फाइंड करना है। और इस वाले के लिए मामला क्या होगा, इसको T से ये खींच रहा है, लेकिन किसने रोका है इसको, म्यू आर ने। अगर म्यू आर ना होता तो ये चल देता। तो यहाँ पर रखे पिंड के लिए समीकरण बनेगी T = म्यू आर, और ये जो T समीकरण 1 से रखा है वो हम यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका M2G = म्यू आर, तो आर की वैल्यू होगी mg, जिसमें ये वाला m आएगा, ये आर की वैल्यू होगी m × g, यानी 10 × g। g की वैल्यू अभी बाद में रख देंगे। और म्यू का मान कितना दिया है, हाफ, तो g से g आप सीधे काट सकते हैं। तो यहाँ म्यू की वैल्यू हाफ रखेंगे तो ये आएगा 5 kg। तो यहाँ से ये क्लियर है कि 5 kg का हम मिनिमम पिंड लटकाएंगे तो गिरने लगेगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो कन्फर्म चलेगा, और उससे कम द्रव्यमान यहाँ लटकाएंगे तो गति नहीं होगी क्योंकि घर्षण लगा है। तो मिनिमम वैल्यू इस तरह, उस केस में आपको गति नहीं करानी। अगर गति हो रही होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नीचे ला रहा होगा, उस केस में फिर त्वरण आ जाएगा। तो मैं गति वाली भी यहाँ पे आपको इक्वेशन बता देता हूँ, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वही फिगर फिर उसी तरह बना लेते हैं। ये M2, ये M1, मतलब गति हो रही हो, घर्षण भी है, तो घर्षण गुणांक नहीं हुए। तो यहाँ पे समीकरण देखिए बनेगी M2G - T बराबर M2A, अब त्वरण रहेगा। और इसके लिए देखिए क्या होगी, T इसे आगे की ओर खींचेगा, म्यू आर पीछे, तो इसके लिए होगी T - म्यू आर = M1A, और R की वैल्यू होगी, यहाँ से निकलेगा R, और वो होगा M1G। ये R हम यहाँ रख देंगे। जो भी पूछा होगा वो हम फिर फाइंड करेंगे। समीकरण पे आपको गौर करना है कि ये 2 समीकरण बनेंगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, उनका एनालिसिस है, जिस पे हम शुरू में बात कर चुके हैं। थोड़ा सा इनको फिर मैं दोबारा, अभी ये चीज़ें हमने आपको डिस्कस की हैं, ये आप जानते हैं सब। ये कुछ पर्टिकुलर ग्राफ हैं। अब इसमें नत समतल वाला जो केस बचा है उसको थोड़ा सा और समझते हैं। नत समतल में पिंड की गति होगी तो त्वरण किस तरह निकलेगा और तनाव बल किस तरह निकलेगा अगर घिरनी होगी, तो इस पर भी हम बात करते हैं।
हो जाएगा। तो इसमें अब मैं एक नल समतल ले रहा हूँ, तो एक इक्वेशन तो इस पे समझते ही हैं पहले, बिना घर्षण वाली। और इसमें घिरनी लगी है आपकी इस तरह यहाँ पे, और दो पिंड बंधे हैं इसमें। ये रस्सी है पास हो रही है इससे घिरनी से, और ये दो पिंड, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये M1 है और ये M2 है। ये सारी चीज़ें गिवन मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये जो तनाव T होगा यहाँ इससे दूर और इस पे होगा इससे दूर। अब हमें यहाँ गति कहीं भी हो सकती है, तो पहले हम इस केस में बल बनाएंगे, फिर गति की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो M1G होगा नीचे की ओर होगा, इसके जो घटक आएंगे वो होगा M1G साइन अल्फा, और ये वाला होगा M2G कॉस अल्फा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं, चलिए फिर इसे भी बना देते हैं। MG यहाँ था पहले, इसी को रिजॉल्व करेंगे, तो इधर आएगा M1G कॉस अल्फा, और प्रतिक्रिया बल R1 यहाँ होगा। अब मैं R1 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके लिए भी लेना होगा। यहाँ पे क्या होगी कहानी, यहाँ पे R2 यहाँ होगा, और M2G साइन बीटा नीचे होगा, और ये इधर होगा M2G कॉस बीटा। अब हर जगह घर्षण 0 है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि M1G साइन अल्फा बड़ा है, M1G साइन अल्फा इज ग्रेटर देन M2G साइन बीटा, यानी ये जो बल लगे हैं नीचे की ओर, इनमें ये बड़ा है, ये हम मान रहे हैं। अगर ये बड़ा है तो M1 वाला नीचे आएगा, M2 वाला ऊपर जाएगा। तो दोनों दशाओं में अब हम बलों की समीकरण बनाएंगे। तो देखिए बलों, पहले M1 वाले के लिए जब बनाएंगे तो नस समतल के अंदेश कौन बड़ा है, M1G साइन अल्फा, T तो पीछे है, तो ये होगा M1G साइन अल्फा माइनस T, ये परिणामी बल हो गया। ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई बल नहीं है, वो बैलेंस है मतलब, और बराबर होगा M1 A के, त्वरण समान होगा दोनों का, वही निकालना है हमें। और दूसरे के लिए समीकरण बनेगी M2 के लिए T माइनस M2G साइन बीटा इक्वल टू M2A। अब हम इन्हें ऐड करके TA जो भी पूछा होगा निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर घर्षण भी दिया होगा तो फिर हमें म्यू R1 म्यू RT से R1 R2 के मान भी रखने होंगे। यहाँ फिलहाल आपका इतने से काम चल जाएगा। चलिए अब इन क्वेश्चंस पे आते हैं, और ये भी ऑब्जेक्टिव वाले ही हैं। ये भी क्वेश्चंस होंगे आपके, तो चलिए अब को देखते हैं, तो नेक्स्ट पे देखा जाएगा। तो क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक इतने वेग से फेंकी जाती है, निम्नलिखित की गणना करो। ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। जो गिवन है पहले उसे लिखते हैं। थीटा है आपका 30 डिग्री, और यू है वेग का परिमाण 15 मीटर पर सेकेंड, और अधिकतम ऊंचाई h मैक्स, तो इसका सूत्र होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। यहाँ वैल्यू रख देंगे, यू की वैल्यू 15 और ये साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2 इंटू 10। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो महत्तम ऊंचाई हो जाएगी। उड्डयन काल पूछा है तो ये होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u की वैल्यू 15 और साइन थीटा मतलब साइन 30 और g मतलब 10। इसे भी आप कैलकुलेट कर लेंगे, सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रक्षेप के सवाल हैं। परास भी पूछ रहा है, तो परास की वैल्यू होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, और मैक्सिमम परास में इसका मान 1 ले लेते हैं। यहाँ पे हमें मैक्सिमम नहीं 30 अंश पे निकाल ली है, ठीक है। चलिए आगे, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? एक समान वृत्तीय गति में आपका वेग बदलता है और चाल नियत रहती है, ठीक है। और त्वरण की वैल्यू होती है v स्क्वायर अपॉन r, जिसका डेरिवेशन हम आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल हमें क्वेश्चंस देखने हैं। ये वाला देखते हैं। उन उन्नयनों के लिए जिनके मान 45 अंश के बराबर या द्वारा अधिक या कम है, क्षैतिज परास बराबर होती है, इसका कथन को सिद्ध करो। तो इसका मतलब ये है, वैसे तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब दो ऐसे प्रक्षेप कोण जिनका योग 90 अंश हो, उनके लिए आपकी परास सेम आती है। यानी आप किसी चीज़ को अल्फा पे प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस अल्फा पे,
और u अगर समान रखें तो इन दोनों दशाओं में परास समान होती है। तो चलिए मैं इसको आपको पहले ड्राइव भी करा देता हूँ किस तरह बराबर आएगा, और ध्यान भी रखेंगे इसको दो तरह से पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछेगा कि यदि u समान हो, प्रक्षेप वेग समान हो और प्रक्षेप कोण अल्फा व बीटा हो, मतलब क्वेश्चन समझिए, u समान हो, प्रक्षेप कोण, दो प्रक्षेप हो रहे हैं, दोनों के इसमें कोण अलग अलग हैं, और परास समान हो, ये भी दिया हो, तो सिद्ध करने के लिए आएगा कि अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। एक तो ऐसे पूछेंगे। दूसरा ये कहेगा कि सिद्ध करो दो ऐसे प्रक्षेप कोण जो एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, उन पर प्रक्षेप का मान समान होता है, ये भी कह सकते हैं। और उस कोटि पूरक का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 90 हो। यानी हम इन जनरल कह सकते हैं कि एक कोण अल्फा हो और दूसरा 90 माइनस अल्फा हो, तो दोनों दशाओं में परास समान रहती है अगर u कांस्टेंट हो। तो इसको हम बहुत आसानी से इस तरह समझ सकते हैं। देखिए, हमने माना एक पिंड को हमने u वेग से प्रक्षेप किया, और जब u वेग से हमने अल्फा कोण पे इसको प्रोजेक्ट किया तो ये इस तरह गया। अब हमने इसी पिंड को u वेग से ही बीटा कोण पे प्रक्षेप किया और ये भी यहीं आया। हमें ये बात करनी है कि दो ऐसे प्रक्षेप कोण हैं जिन पर वेग समान लेने पर परास समान होती है। तो आप दो केस में निकालेंगे इसे। देखिए, R1 मानेंगे पहले केस का, u स्क्वायर परास की वैल्यू लिखेंगे साइन 2 अल्फा बटे जी, ये पहले केस की परास है। अभी हम पहले से नहीं मानेंगे, बराबर है, ठीक है। अभी तो हम मान रहे हैं कि एक की परास R1 है और इसकी R2 है, तो ये R1 की वैल्यू होगी अल्फा के लिए। बीटा के लिए R2 क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 बीटा बटे जी। अब हमें u सेम लेना था तो u हमने सेम ले लिया। अब R1 बराबर R2 करा के हम अल्फा बीटा में रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि हमें वो कोण चाहिए जब R1 और R2 बराबर हो। पहले ये दोनों आप वैल्यू लिख लेंगे अल्फा बीटा पे। अब आप R1 बराबर R2 कराएंगे, तो ये होगा u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, और ये होगा u स्क्वायर साइन 2 बीटा बाई जी। तो u स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ से हमें मिला साइन 2 अल्फा बराबर साइन 2 बीटा। अगर मैं सीधे साइन से साइन हटा देता हूँ तो मिलेगा अल्फा बराबर बीटा। अल्फा बराबर बीटा पे तो ऑब्वियसली जब कोण बराबर होंगे तो परास बराबर रहेगी, लेकिन दूसरा रिलेशन हमें चाहिए, तो हम किसी एक को अब 180 से बदलेंगे। देखिए, आप ये जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हमेशा होता है 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे मैथमेटिकली, तो इसको हम कहेंगे 180 माइनस 2 बीटा, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। और अब साइन से साइन हटाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, अब आपका बचेगा साइन साइन हटाने पे 2 अल्फा बराबर 180 माइनस 2 बीटा। अब 2 से भाग दे दीजिए तो 90 माइनस बीटा, बीटा को यहाँ लाइए तो अल्फा प्लस बीटा आपका 90 आया। यानी एक कोण अगर अल्फा है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा होगा बीटा की वैल्यू। देखिए, एक कोण तो हमने अल्फा माना था, यहाँ से मैं बीटा निकालूँ तो बीटा क्या आएगा 90 माइनस अल्फा। यानी ऐसे दो कोण जो एक दूसरे के कोटि पूरक हों उन केस में आपकी परास बराबर होती है यदि u समान रखा जाए, ठीक है। इसमें वर्क डन पूछा है आपका, तो वर्क डन में आप f डॉट डी सीधे सीधे डॉट गुणा कर लेंगे। आई के गुणांक को गुणा 15 16 और माइनस 15 तो 16 आ जाएगा। 16 ये वाला देखते हैं सातवां। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में घर्षण बल है 200 न्यूटन। उसकी गति के विपरीत सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की। तो इसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, सवाल को पहले समझते हैं। किसी ने साइकिल में ब्रेक लगाए हैं, तो मान लिया यहाँ से ब्रेक अप्लाई करे और 10 मीटर चल के ये रुक जाती है, तो माना साइकिल यहाँ पर रुक गई, अंतिम वेग 0 हो गया और यहाँ पे कोई वेग रहा होगा यू, मान लीजिए, ठीक है। तो पूछ रहा है 10 मीटर जाकर रुक जाता है और प्रतिरोधी बल जो लग रहा है वो हमेशा कितना है, उतने अंतराल में 200 न्यूटन। यही यहाँ पर वर्गडन करेगा। तो कार पूछा है कितना होगा, तो कार बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। तो यहाँ एक ही बल लग रहा है, प्रतिरोधी बल। जब ब्रेक लगाएंगे तो सिर्फ मंदन बल लगेगा, इसकी दिशा ये होगी और विस्थापन आगे हो रहा है क्योंकि 10 मीटर जाके रुकना है इसे। तो इनके बीच का कोण देखिए 180 हुआ विस्थापन और बल, यानी वर्क डन नेगेटिव होगा यहाँ, और मान उसका होगा सीधे सीधे बल गुणा विस्थापन 180 कोण पे। तो बल है आपका 200 और विस्थापन है 10, तो माइनस 2000, माइनस इसलिए क्योंकि बीच का कोण 180 होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा 2000 न्यूटन।
न्यूटन यानी जूल, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर या कहिए जूल, क्योंकि वर्गडन पूछा है, जूल होगा तो 2000 आ जाएगा, सीधे दोनों का गुणा हो जाएगा। कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा ये, तो इसका रिलेशन अगर आपको निकालना है तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जे बराबर होता है आई ओमेगा, यहाँ पर तो त्रिज्या आएगी है, और जे बराबर आई ओमेगा, ये आपका होता है एंगुलर का, और लीनियर का होता है पी बराबर एम वी। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का रिलेशन हम निकाल सकते हैं। बल आघूर्ण है, ये आपके छोटे क्वेश्चंस हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे हम आपका जड़त्वाघूर्ण और जो इसकी प्रमेय है उनकी बात करेंगे, और कुछ इसके क्वेश्चन, ये आपका प्रोजेक्टाइल के आगे जो पलायन वेग वाले क्वेश्चंस हैं ये हैं, और ये SHM है आपका, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है। SHM पे भी आगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको अभी देखते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा थ्योरी और बता के इसको फिनिश करता हूँ, फिर कल आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आप कम से कम जो लीनियर और एंगुलर का जो एक्सलेशन है मेरा उसको समझिए, रेखी गति और कोणीय गति, इससे आपको सूत्र याद करने में मदद मिलेगी। देखिए, जो काम रेखी गति में विस्थापन का है वो काम यहाँ कोणीय विस्थापन थीटा का है। यहाँ पे जो द्रव्यमान का काम था इधर काम होगा आई का, मतलब उसके इक्विवेलेंट मानिए। यहाँ होता था रेखी संवेग, यहाँ होगा कोणीय संवेग, यहाँ था बल और यहाँ होगा बल आघूर्ण, ये मिलते जुलते। यहाँ पे था आपका रेखी त्वरण, यहाँ होगा कोणीय त्वरण, और यहाँ रेखी वेग u था, यहाँ कोणीय वेग ओमेगा होगा। तो इस तरह सारे सूत्र हम निकाल सकते हैं, इनके एनालॉगस हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें F बराबर ma की, ये सबने पढ़ा है रेखी गति के लिए, और इसी का सूत्र कोणीय गति में देखिए बनता है। F की जगह क्या आएगा, F किसके इक्विवेलेंट है, टाउ के, तो F की जगह टाउ आएगा। M की जगह क्या आएगा, I, M का जो काम यहाँ था यहाँ वही काम I का, इधर I आएगा, और A की जगह क्या आएगा, अल्फा। तो यहाँ से देखिए ये सूत्र आपने पढ़ा भी होगा, टाउ इक्वल टू क्या होता है, I अल्फा। बलाघूर्ण बराबर होता है जड़त्वाघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण। यहाँ से आप सभी सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, रेखी में आपने पढ़ा P बराबर mv, ये सबने पढ़ा है, ये रेखी संवेग, ये वेग है और ये द्रव्यमान है। अब देखिए इसके संगत कोणीय में क्या बनेगा, ये रेखी संवेग है, रेखी संवेग की जगह क्या आएगा, कोणीय संवेग J, क्योंकि P किससे बदलता है, J से। यहाँ पे लिखा है Pj, यानी जो काम रेखी संवेग है यहाँ पर रेखी संवेग क्या बनता है, कोणीय संवेग। तो देखिए इसका मिलता जुलता सूत्र बने, m की जगह क्या आएगा I, और v की जगह क्या आएगा ओमेगा। तो देखिए यहाँ पे सूत्र होता है J बराबर I ओमेगा, ये भी आप बना सकते हैं। तो लगभग सारे सूत्र आप यहाँ पे बना सकते हैं। गति की 3 समीकरण जिस तरह होती थी उनसे मिलते जुलते भी यहाँ सूत्र हैं। देखिए गति की समीकरण थी v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो इससे मिलती जुलती समीकरण देखिए ये होंगी। यहाँ पे होगा ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, प्रारंभिक को ओमेगा 0 मान लेते हैं, और ये होगा थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और तीसरे में होगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। यहाँ पे होता था रेखी विस्थापन, यहाँ होगा कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन का मतलब थीटा। और कुछ रिलेशन भी याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, मैं इसको भी बता देता हूँ, और ध्यान रखेंगे, उससे सूत्र आप बना पाएंगे हमेशा, खासकर कोणीय गति के। देखिए ये जनरल सूत्र है कि रेखीय मान बराबर होता है त्रिज्या गुणा कोणीय मान गुणा कोणीय मान। इसका मतलब ये है कि रेखी कोणीय में रिलेशन हमें कभी भी निकालना हो तो अब देखिए मैं रेखी मान और त्रिज्या गुणा कोणीय मान की जगह मैं एक बार लूँगा रेखी वेग और एक बार लूँगा त्वरण। ठीक है, तो जैसे मैं रेखी विस्थापन की बात करूँ, एक बार विस्थापन लेंगे तो ये मान की जगह आप विस्थापन रख देंगे, यहाँ क्या कोणीय मान। ठीक है, तो अगर हम यहाँ इसकी जगह विस्थापन लें तो क्या बनेगा, देखिए रेखीय विस्थापन बराबर त्रिज्या तो ज्यों का त्यों रहेगा गुणा कोणीय विस्थापन, ये सूत्र बनेगा। और इसी को हम ये भी कह सकते हैं एस बराबर आर थीटा, और ये यहाँ आ जाएगा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, यहाँ से आता है, लेकिन आप इस तरह याद रखें तो बेटर है। इसी तरह अब मैं मान की जगह त्वरण ले रहा हूँ, देखिए क्या सूत्र बनेगा, रेखी त्वरण बराबर त्रिज्या तो रहना ही है, त्रिज्या गुणा कोणीय त्वरण आ जाएगा यहाँ, तो इससे आपको कभी नहीं भूलेगा।
रेखी त्वरण ए मानते हैं, त्रिज्या स्मॉल आर है और कोणीय त्वरण क्या होता है अल्फा। देखिए ये सूत्र आ जाएगा, ए बराबर आर अल्फा, एस बराबर आर थीटा। और तीसरा बचा बेग। बेग जब मान की जगह बेग लेंगे तो देखिए बनेगा रेखी बेग बराबर त्रिज्या गुणा कोणीय बेग। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, रेखी बेग v, त्रिज्या r और कोणीय बेग ओमेगा। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, v बराबर r ओमेगा। इसी तरह कोणीय त्वरण होता है। कोणीय त्वरण, रेखी त्वरण क्या होता था, बेग परिवर्तन बटी समयांतराल। तो यहाँ होगा कोणीय बेग परिवर्तन बटी समयांतराल, क्योंकि बेग की जगह कोणीय बेग आएगा, समय समय है, ठीक है। तो ये कोणीय त्वरण की परिभाषा निकल आएगी। और वहाँ पे जैसे आपका रेखी बेग होता था विस्थापन बटी समय, यहाँ होगा कोणीय विस्थापन बटी समय, मतलब ओमेगा बराबर होगा थीटा बटी टी। ये उसी से निकाल सकते हैं आप, थीटा बराबर ओमेगा टी हो जाएगा। वहाँ पे क्या था, v बराबर एस अपॉन टी, यानी विस्थापन बटी समय। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, या ये मान वाला फार्मूला ध्यान रखेंगे। तो इसके मैं कुछ डेरिवेशन भी आपको बता दूंगा, और द्रव्यमान केंद्र वाले पे भी हम अगले टर्न में बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही है।